हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज से ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास है, इस क्लास में हम पढ़ेंगे वायुमंडल की परतों में अंतिम परत, जिस परत को हम किस नाम से जानते हैं? विषम मंडल के नाम से। क्योंकि पहले या प्रारंभ में ही हम वायुमंडल का जब संरचना आपको बता रहे थे, तो वायुमंडल की संरचना में मैंने आपको बताया था कि वायुमंडल को पूर्णतः या संपूर्ण वायुमंडल को दो भागों में बांटा जाता है। पहले भाग का नाम दिया गया था सममंडल और दूसरे मंडल को नाम दिया गया था विषम मंडल। सममंडल को सममंडल इसलिए कहा गया क्योंकि यहाँ पे रासायनिक जो संरचना थी वायुमंडल की, उसमें समरूपता थी और उस रासायनिक समरूपता के कारण तापमान समान दर से बढ़ रहा था या घट रहा था, समान दर से बढ़ रहा था या घट रहा था। जैसे सबसे पहले हम क्षोभ मंडल की बात करते हैं, समान दर से तापमान क्या हो रहा है? घट रहा है। उसके बाद मध्य मंडल, समताप मंडल, समान दर से तापमान क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। उसके बाद मध्य मंडल, फिर उसमें समान दर से तापमान घट रहा है। इसका मतलब रासायनिक तत्वों की समरूपता है, इसलिए इस मंडल को सममंडल के नाम से जाना गया और इसका हमने अध्ययन पिछले 2-3 क्लासों में कर लिया है। सबसे पहले क्षोभ मंडल का अध्ययन किया, क्षोभ मंडल के ऊपर क्षोभ सीमा थी, फिर समताप मंडल का अध्ययन किया, फिर समताप सीमा और फिर मध्य मंडल का अध्ययन हमने कर लिया। और मध्य मंडल के बारे में आपको हमने बताया था कि मध्य मंडल हमारी वायुमंडलीय परतों में सबसे शीतल या सबसे ठंडी परत के रूप में जानी जाती है। उसके बाद अब इसके ऊपर चलते हैं तो वायुमंडल का बी वाला हिस्सा प्रारंभ होता है और इस बी वाले हिस्से की यदि हम बात करें, इस बी वाले की यदि हम बात करते हैं तो इसको किस नाम से हम जानते हैं? विषम मंडल के नाम से जानते हैं। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? हेट्रोस्फीयर के नाम से। वायुमंडल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो अंग्रेजी टर्म्स हैं, उन टर्म्स को जानना, ठीक है, क्योंकि उन्हीं को हिंदी में लिख देता है, उन्हीं को क्या करता है? हिंदी में लिख देता है। जैसे हेट्रोस्फीयर को हेट्रोस्फीयर लिख देगा, ट्रोपोस्फीयर हिंदी में लिख देगा तो दिक्कत हो जाती है। आप पढ़े समताप मंडल, मध्य मंडल, क्षोभ मंडल, विषम मंडल, लेकिन आपको दिक्कत हो जाएगी। इसलिए अंग्रेजी टर्म्स को भी जानिए और हिंदी टर्म्स को भी जानिए, ठीक है। तो जैसे ही सममंडल समाप्त हो रहा है लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई पे, तो 80 किलोमीटर से ऊपर जब हम चलते हैं लगभग 10,000 किलोमीटर तक, तो यह जो मंडल जाना जाता है, जिस नाम से जाना जाता है, उसको हम विषम मंडल या हेट्रोस्फीयर के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब इसको विषम मंडल क्यों कहते हैं, तो इसकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखेंगे मध्य मंडल के ऊपर के भाग को विषम मंडल कहते हैं। क्या कह रहे हैं? मध्य मंडल के ऊपर के भाग को क्या कहते हैं? हम विषम मंडल कहते हैं। देखिए, यह क्या है? विषम मंडल। मध्य मंडल के ऊपर के भाग को विषम मंडल के नाम से जानते हैं। अब देखिए, इसको विषम मंडल क्यों कहा जाता है? क्यों इसको विषम मंडल कहा जाता है? यदि हम बात करते हैं, यहाँ पे वाई लिख दिया गया, तो यहाँ पे यदि देखें इसको विषम मंडल कहा जाने का कारण है रासायनिक संगठन में असमानता, ठीक है। जो इस मंडल का निर्माण हुआ है, चाहे जो इस मंडल की संरचना हुई है, उस मंडल की संरचना में जो रासायनिक तत्व हैं, उन रासायनिक तत्वों में समरूपता नहीं है, ठीक है, असमानता है। और इसी असमानता के कारण इसे क्या कहा गया है? विषम मंडल कहा गया। तो विषम मंडल क्यों कहा गया है? रासायनिक तत्वों की असमानता के कारण ही इसे विषम मंडल के नाम से जाना जाता है। फिर कहते हैं कि इस वायुमंडलीय जो परत है, जो यह विषम मंडल नामक वायुमंडलीय परत है, तो इसमें गैसों का घनत्व कम है, गैसें विरल हैं, लेकिन फिर भी जो गैसें पाई जाती हैं वे अलग अलग परत के रूप में पाई जाती हैं। तो 4 गैसें विशेष रूप से पाई जाती हैं और उन 4 गैसों के यदि परतों की बात करेंगे तो सबसे नीचे विषम मंडल में कौन सा? नाइट्रोजन, उसके ऊपर कौन सा? ऑक्सीजन, उसके ऊपर कौन सा? हीलियम और उसके ऊपर कौन सा? हाइड्रोजन। तो यहीं पर कहा गया है इसमें क्रमशः, देखिए, इसमें क्रमशः नाइट्रोजन, ठीक है, ऑक्सीजन, हीलियम व हाइड्रोजन की परतदार संरचना पाई जाती है, ठीक है। तो यह जो वायुमंडलीय परत है, इसमें 4 गैसों का अलग अलग परत है। सबसे नीचे कौन सा है? नाइट्रोजन है, उसके ऊपर कौन सा है? ऑक्सीजन है, उसके ऊपर कौन सा? हीलियम है और उसके ऊपर कौन सा है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन वायुमंडलीय गैसों में सबसे हल्की है, इसलिए वायुमंडल में सर्वाधिक ऊंचाई पर पाई जाती है। यह आपको वायुमंडल के संघटक के अंतर्गत में आपको बताया जाए। उसके बाद देखेंगे इस विषम मंडल को 2 भागों में बांट दिया जाता है।
यह जो विषम मंडल है, इस विषम मंडल को दो भागों में बांटते हैं, और जिन दो भागों में बांटते हैं तो पहले भाग को किस नाम से जानते हैं, आयन मंडल के नाम से, और दूसरे को किस नाम से जानते हैं, वायुमंडल के नाम से जानते हैं। आयन मंडल को हम आयनोस्फीयर और वायुमंडल को एक्सोस्फीयर के नाम से जानते हैं। सबसे पहले हम यदि आयन मंडल की चर्चा करें तो आयन मंडल हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है, और अति महत्वपूर्ण है तो उसका कारण क्या है, इन सब कारणों पर हम चर्चा करते हैं। आयन मंडल की हम यदि चर्चा करते हैं, देखिए सबसे पहले लिखा गया है आयन मंडल या आयनोस्फीयर। इसकी ऊंचाई की यदि हम बात करते हैं तो धरातल से ऊंचाई कितनी है, 640 किलोमीटर। आयन मंडल की ऊंचाई धरातल से कितना है, 640 किलोमीटर। और जब 640 किलोमीटर इसकी ऊंचाई है तो नीचे से हम 80 किलोमीटर माइनस भी कर लेंगे तो लगभग 560 किलोमीटर मोटी यह परत पाई जाती है। तो यहाँ पे हम चाहें तो लिख सकते हैं कि लगभग 560 किलोमीटर मोटी परत है। ठीक है, लगभग क्या है, 560 किलोमीटर मोटी परत है। ठीक है, क्यों ऐसा है, तो जब 640 में से आप 80 माइनस कर लेंगे, 80 क्या है, जो आपका सममंडल था उसकी ऊंचाई, तो आपको ये लगभग मिल जाएगा 560 किलोमीटर। अब यदि इसकी विशेषताओं की बात करते हैं तो यहाँ उपस्थित गैसों के कण विद्युत आवेशित होते हैं, विद्युत आवेशित होते हैं। यहाँ पे जो गैसों के कण होते हैं वे कैसे होते हैं, विद्युत आवेशित होते हैं। और जब विद्युत आवेशित होते हैं तो इन्हीं यहाँ पे देखिए लिखा गया है, इन्हीं विद्युत आवेशित कणों को क्या कहते हैं, आयन कहते हैं। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, आयन कहते हैं। ठीक है, और जब ये विद्युत कण आयन कहते हैं, जो आयनीकृत अवस्था में होते हैं, इसी कारण से इन कणों के सर्वाधिक संकेंद्रण की यदि बात करते हैं तो इन कणों का सर्वाधिक संकेंद्रण कितना है, 250 किलोमीटर तक, मतलब नीचे से 250 किलोमीटर तक ही पाया जाता है। और इन्हीं आयन के कारण इसे आयन मंडल कहते हैं, आयन मंडल कहते हैं। ठीक है, इन्हीं आयनों के कारण इस पूरे परत को किस नाम से जाना जाता है, आयन मंडल के नाम से जाना जाता है। संचार की दृष्टि से महत्वपूर्ण परत है यह जो वायुमंडलीय परत है, संचार के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। क्यों अति महत्वपूर्ण है, जरा थोड़ा सा हम इस पे चर्चा कर लेते हैं। चर्चा करने का कारण यह है कि जैसे हमारे पास कोई डिवाइस, जैसे हम मोबाइल फ़ोन की ही बात करते हैं, तो हमारे पास जो मोबाइल फ़ोन है, इस मोबाइल फ़ोन में हम क्या करते हैं, नंबर इंटर करते हैं, और जैसे नंबर इंटर करके हम डायल करते हैं तो क्या यह नंबर किसी तार के द्वारा वहाँ तक पहुँचता है, नहीं, वह तरंगों के रूप में, वेव के रूप में पहुँचने का काम करता है। और जब तरंग और वेव के रूप में पहुँचता है तो ये सीधे कहाँ जाता है, आयन मंडल में जाता है। और जब आयन मंडल में जाता है तो वहाँ से जो रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं, जो आयनीकृत अवस्था में होते हैं, उनसे ये संपर्क स्थापित करके और पुनः वे इनको वापस भेजते हैं। और जब पुनः ये वापस भेजते हैं तो वे आपके डिवाइस से कनेक्ट करते हैं, और जब डिवाइस से कनेक्ट करते हैं तो हम कम्युनिकेशन कर पाते हैं, हम बात कर पाते हैं। एक चीज़ और देखेंगे, महाभारत और रामायण यदि देखे होंगे कभी आप, तो उसमें देखते होंगे ऋषि महर्षि जो है एक स्थान पे बिल्कुल चित्त अवस्था में बैठे रहते हैं और दूर स्थित किसी स्थान के बारे में या व्यक्तियों के बारे में वे एकदम सटीक जानकारी देते थे। उनका कारण क्या था, वे जो आसपास की तरंगें थीं, उन तरंगों का उन्हें ज्ञान प्राप्त था, उन तरंगों को वे अनुभव कर पाते थे और उन तरंगों के आधार पर क्या करते थे, भविष्यवाणी करने का काम करते थे, चाहे दूर हो रही घटनाओं के बारे में वर्णन करने का काम करते थे। तो वे तरंगों का अनुभव करते थे। ठीक है, तो इसी तरह से इन तरंगों के माध्यम से ही हम क्या कर पाते हैं, कम्युनिकेशन कर पाते हैं। और यदि आयन मंडल न हो तो कम्युनिकेशन करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, इसलिए आयन मंडल को संचार मंडल के नाम से भी जाना जाता है। देखिए यहाँ पे देखिए, संचार की दृष्टि से यह क्या है, अति महत्वपूर्ण परत है। संचार की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण परत है। आयनीकृत धूल कण आकाश में चादर के समान फैलते हैं। एक चीज़ और देखते हैं, इसको तो संचार परत कह दिए, यह संचार के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण। अच्छा, एक चीज़ यहीं पे देख लीजिएगा, इसी परत में यदि कहा जाए तो हम संचार उपग्रहों को स्थापित करते हैं। जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होती हैं वो लगभग 600 से 1100 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित की जाती हैं, जिससे क्या हो सकता है, हमारा कम्युनिकेशन स्थापित हो सकता है। ठीक है, लेकिन यहीं पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, और जो क्वेश्चन पूछा जाता है अरोरा ऑस्ट्रेलियस प्लस अरोरा बोरियालिस का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे लिखा जा रहा है कि आयनीकृत धूल कण आकाश में चादर के समान फैलते रहते हैं। ठीक है, फैले हैं चाहे फैलते हैं।
फैलते हैं, ठीक है, जिन्हें क्या कहते हैं, दो नाम दिया जाता है, अरोरा बोरियालिस और अरोरा ऑस्ट्रेलियस, ठीक है। अब देखते हैं दो नाम दिया गया है जो ये आयन मंडल में क्या होता है, प्रकाश फैलता है, किसके समान, चादर के समान, लेकिन कब, प्रातः काल में, ठीक है। तो यहाँ पे इनको दो नाम दिया गया है और दो नाम जो दिया गया है, एक को अरोरा बोरियालिस और दूसरे को अरोरा ऑस्ट्रेलियस नाम दिया गया। अरोरा का मतलब होता है प्रातः काल और अरोरा का मतलब क्या होता है, प्रातः काल, और बोरियालिस का मतलब होता है उत्तरी और ऑस्ट्रेलियस का मतलब होता है दक्षिणी। मतलब क्या, आयन मंडल में प्रातः काल उत्तरी ध्रुव, उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, चादर के समान प्रकाश फैलता है, उसे हम क्या कहते हैं, अरोरा बोरियालिस। और चादर के समान दक्षिणी गोलार्ध में जो प्रकाश फैलता है कब, प्रातः काल में, उसी को अरोरा ऑस्ट्रेलियस के नाम से जानते हैं। देखिए यहाँ पे अरोरा का मतलब होता है प्रातः काल और बोरियालिस का मतलब होता है उत्तरी और ऑस्ट्रेलियस का मतलब क्या होता है, दक्षिणी। मतलब उत्तरी गोलार्ध में जब आयन मंडल में चादर के समान प्रकाश दिखाई दे प्रातः काल, तो उसे हम क्या कहेंगे, अरोरा बोरियालिस। और जब दक्षिणी गोलार्ध में प्रातः काल चादर के समान आयन मंडल में प्रकाश फैलता हुआ दिखाई दे, तो उसे हम क्या कहेंगे, अरोरा ऑस्ट्रेलियस कहेंगे, ठीक है। तो इसका अर्थ होता है अरोरा का प्रातः काल, बोरियालिस का उत्तरी और ऑस्ट्रेलियस का दक्षिणी होता है। इसके बाद यदि हम आगे चलते हैं तो संचार उपग्रह सामान्यतः आयन मंडल में स्थापित किए जाते हैं। संचार उपग्रह, कम्युनिकेशन के जो सैटेलाइट्स होते हैं, ठीक है, उन सैटेलाइट्स को कहाँ पे स्थापित किया जाता है, आयन मंडल में। और आयन मंडल की ऊंचाई 640 किलोमीटर ही है, लेकिन इनकी ये जो सैटेलाइट्स स्थापित किए जाते हैं, इनकी ऊंचाई 600 से लेकर के 1100 किलोमीटर तक होती है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा गया ऊंचाई कितनी होती है, 600 से 1100 किलोमीटर तक होती है। इसके बाद दोस्तों हम अगले परत की यदि हम बात करते हैं तो अगले परत का नाम क्या है, वायुमंडल। और वायुमंडल की यदि हम बात करते हैं तो 640 से लेकर के 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। कहाँ तक, 640 से लेकर के 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। यहाँ पे गैसें अति विरल हो जाती हैं। गैसें कैसे हो जाती हैं, अति विरल हो जाती हैं। और जब अति विरल हो जाती हैं तो अति विरल होने के कारण तापमान असमान दर से घटता बढ़ता रहता है। बस वैज्ञानिकों को इतनी ही जानकारी है, वैज्ञानिकों को बहुत सारी जानकारियां इसके बारे में प्राप्त नहीं है, ठीक है। तो सब अंतिम हो जाता है वायुमंडल, जिसको एग्जोस्फीयर कहते हैं। इसकी ऊंचाई 640 से लेकर के 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। इसके बारे में बहुत कम जानकारी प्राप्त हो पाई है और तापमान असमान दर से क्या होता है, यहाँ पे घटता बढ़ता रहता है, ठीक है दोस्तों। तो आज की वीडियो के इतना ही रहेगा, लेकिन एक बार रिवीजन करेंगे और रिवीजन करके इस क्लास को समाप्त करेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं विषम मंडल, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, हेट्रोस्फीयर, ठीक है। यह कहाँ पे पाया जाता है, तो मध्य मंडल के ऊपर पाया जाता है, इसको विषम मंडल कहते हैं। रासायनिक संगठन में असमानता है, इसीलिए इसको विषम मंडल कहते हैं, क्योंकि अपने वायुमंडलीय परत को दो भागों में बांटा गया है। सममंडल जिसमें रासायनिक तत्वों की समरूपता है, दूसरा विषम मंडल जिसमें रासायनिक तत्वों की समरूपता नहीं है, ठीक है। इसमें क्रमशः नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम और हाइड्रोजन की 4 परतें पाई जाती हैं, जो नीचे से ऊपर के क्रम में है, ठीक है। इसको मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, एक को आयन मंडल जिसकी ऊंचाई 640 किलोमीटर तक, दूसरा वायुमंडल जिसकी ऊंचाई कितना है, 10,000 किलोमीटर तक। इसके बाद बात कर रहे हैं आयन मंडल की, तो धरातल से ऊंचाई कितनी है, 640 किलोमीटर तक। इसकी मोटाई की यदि बात करेंगे तो 560 किलोमीटर तक, ठीक है। यहाँ उपस्थित गैसों में विद्युत आवेशित कण होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हीं विद्युत आवेशित कणों को आयन कहते हैं, और इन्हीं आयनों के कारण इस मंडल का नाम आयन मंडल पड़ा है। इन कणों का प्रमुख कार्य क्या होता है, कि इनका प्रमुख कार्य होता है जो पृथ्वी से जो तरंगे भेजी जाती हैं, उन तरंगों को वह पुनः पृथ्वी तक भेजते हैं, इसलिए हम कम्युनिकेशन सरलता से कर लेते हैं। इसलिए आयन मंडल को संचार मंडल के नाम से भी जानते हैं, और लगभग इसी मंडल में संचार उपग्रह स्थापित किए जाते हैं, जिनकी ऊंचाई 600 से लेकर के 11 या 1200 किलोमीटर बताई जाती है, इसलिए संचार के दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है। इस मंडल में कभी कभी क्या होता है कि चादर के समान प्रकाश दिखाई देता है, वो भी प्रातः काल में। तो उत्तरी गोलार्ध में दिखाई देता है, तो उससे हम क्या कहते हैं, उत्तरी गोलार्ध में तो अरोरा बोरियालिस, दक्षिणी गोलार्ध में तो अरोरा ऑस्ट्रेलियस। अरोरा का मतलब होता है प्रातः काल, बोरियालिस का मतलब होता है उत्तरी, और ऑस्ट्रेलियस का मतलब क्या होता है, दक्षिणी होता है, ठीक है। उसकी बाद यदि हम बात करते हैं तो अगला वायुमंडल आता है, और वायुमंडल की ऊंचाई 640 से लेकर के 10,000 किलोमीटर तक होती है। इसमें तापमान असमान दर से घटता बढ़ता रहता है, क्योंकि वायु विरल होती है, और इसके बारे में वैज्ञानिकों को बहुत कम जानकारी हो पाई है, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए हमारी क्लास सिर्फ यहीं तक रहेगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करने का प्रयास करें। धन्यवाद।